हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है दोस्तों। आज हम मास्टरिंग द वर्ल्ड मैप सीरीज़ के अगले लेक्चर में आ चुके हैं और अभी तक मैंने कई सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं जिससे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, आपको पता ही है कि इनमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज कितना ज़्यादा बढ़ गया है। देश दुनिया में कितनी सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे कोई विवाद चल रहा है, कोई युद्ध चल रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली है ना करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। डायरेक्टली सवाल आते हैं, एग्जाम के नेचर में बहुत बदलाव आया है, सवाल पूछने के तरीके में बदलाव आया है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के मैंने नए अप्रोच से, एकदम फ्रेश अप्रोच से कई सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। और टारगेट ये है कि ये पूरा जो वर्ल्ड मैप है ना, जो इतना हेक्टिक है, इतना वास्ट है, इतना कंफ्यूजिंग है, एक जगह पे सोर्स इसके मिलते नहीं है पढ़ने के। टारगेट यही है कि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि फिर भूलने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो हो सकता है आपके लिए सबसे आसान पार्ट हो, और आगे चल के आपको ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से जो कि सबसे नहीं बनते हैं। तो अगर इनमें से आप ऐसे क्वेश्चंस बना पाते हैं तो आपको उन एग्जाम्स में लीड मिलता है, एडवांटेज मिलता है बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर। ठीक है, तो टारगेट यही है कि जब तक ये सीरीज़ खत्म होगा आप एकदम वर्ल्ड मैप में एक्सपर्ट हो चुके होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एशिया का फिजिकल मैप, यानी कि जो भी स्ट्रेट है, इस्थमस है, जितने भी पेनिनसुला हैं, जितने भी नदियां हैं, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, एशिया में कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किन से सवाल पूछे जाते हैं और कैसे याद रखा जा सकता है। दुनिया में तमाम इस्थमस, स्ट्रेट, पेनिनसुला बहुत सारे हैं, आपको पता है, कैसे याद रखा जा सकता है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एशिया के मैप से। देखिए, सबसे पहले एक बार तो जो कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैप खोलता हूँ, है ना, देखिएगा कोई भी आप स्ट्रेट या इस्थमस पढ़ने बैठते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उससे। कभी भी आप पढ़ने बैठते हैं तो ये याद करने के दो अप्रोच होते हैं। जैसे आप मेरा अगर पहला लेक्चर देखेंगे इसमें, तो मैंने डिस्कस कर दिया था कि गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, इस्थमस क्या होता है ना। तो वैसे स्ट्रक्चर को आप जहाँ जहाँ देखेंगे आप रटने बैठ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि आज मैं इस्थमस पूरा दुनिया भर का पढ़ लेता हूँ, तो जितने भी इस्थमस जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, जैसे यहाँ इस्थमस ऑफ पनामा हो गया, ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर दिखेंगे आप पहले इस्थमस पढ़ने बैठेंगे, फिर हो सकता है कि स्ट्रेट याद करने बैठें, फिर हो सकता है कि सारे गल्फ याद करने बैठें। एक अप्रोच ये होता है और ज़्यादातर लोग यही अप्रोच को फॉलो करते हैं और बताते भी हैं। हालांकि इसमें मेरा दूसरा अप्रोच है, सेकंड अप्रोच है, वो मेरे को लगता है ज़्यादा इफेक्टिव है ना। ये एक्चुअली में ऐसा है कि मान लीजिए आपने सब एक साथ नहीं पढ़ने, सारे स्ट्रेट एक साथ नहीं पढ़ने, सारे इस्थमस एक साथ नहीं पढ़ने, फिर बहुत कंफ्यूजन होता है और याद रखने में बहुत दिक्कत आती है। तो हम क्या करेंगे, एक एक रीजन पे फोकस करेंगे, एक एक क्षेत्र पे फोकस करेंगे। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने इंडोनेशिया वाला एरिया को ध्यान में रखा। अब इस क्षेत्र में जितने भी स्ट्रेट होंगे, जितने भी इस्थमस होंगे, जितने भी बे होंगे, जितने भी गल्फ होंगे, जितने भी पेनिनसुला होंगे, पहले हम इस एरिया का सारा कैप्चर कर लेंगे। उससे क्या होगा, ज़्यादा होलिस्टिक नॉलेज मिलेगा, ज़्यादा डिटेल में आप याद रख सकेंगे और रिलेट करने में आसानी होगी। क्योंकि मैप जब आप आंख बंद करेंगे तो मैप आपके नज़र के सामने विजुअलाइज होना चाहिए और उसमें बहुत अच्छे से आपको वो रीजन पूरा दिखेगा, तो आपको याद आ जाएगा। एकदम बारीकी से सवाल भी पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हैं। ऐसे रैंडमली रट लेने से काम नहीं बनेगा, है ना। वो दिन चले गए जब आप रट रट के काम कर लेते थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एशिया से। देखिए, एशिया वर्ल्ड मैप में अगर हम देखेंगे तो कहाँ पे है, ऑलमोस्ट ये इक्वेटर है। इक्वेटर से इक्वेटर इंडोनेशिया दिख रहा होगा, एशिया का पार्ट है। ये वाला पार्ट है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे इंसर्कल कर दूँ तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है। ठीक है, ये वाला यूराल माउंटेन्स है। यूराल माउंटेन्स के यहाँ से लेके ये वाला पूरा जो पार्ट है, तो हम रफली ये वाला पार्ट को हम एशिया कह सकते हैं। ठीक है, तो एशिया मेजोरिटी में आप देख सकते हैं कि आप इक्वेटर के ऊपर है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 99% जो एशिया का है वो इक्वेटर के ऊपर है। और वैसे ही अगर हम बात करेंगे प्राइम मेरिडियन का, जो कि ग्रीनविच से पास होता है, यूके से, तो ये यहाँ पे होगा उसके राइट साइड में। यानी कि एशिया मेजरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना। अगर इसको ऐसे हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के तौर पे बात करेंगे तो थोड़ा सा इक्वेटर के थोड़ा सा साउथ में आएगा, लगभग 9-10 डिग्री साउथ के आसपास ये एशिया स्टार्ट होता है और चलता है एकदम ऑलमोस्ट 80 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो लगभग 25 डिग्री के आसपास से स्टार्ट होता है और लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे 180 डिग्री, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, वहाँ तक जाता है। 178-179 डिग्री तक आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तब आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक बार को एशिया का पॉलिटिकल मैप है। मैंने पिछले क्लास में याद करवाया था कि किस तरीके से, कौन से तरीके हैं जिससे आप एशिया का पॉलिटिकल मैप याद कर सकते हैं। लगभग 50 देश हैं। लगभग 50 कहने का मतलब है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस 48 को रिकॉग्नाइज करती है, फिलिस्तीन को या पैलेस्टाइन कहते हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। ताइवान है जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, इसको चाइना यानी कि जो पीआरसी है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये इसको अपना क्लेम करता है। तो कई बार यूनाइटेड नेशंस है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। ऐसे करके मतलब 48 देश हैं जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, बाकी ऐसे लगभग 50 देश के आसपास आते हैं। ठीक है, तो उस लेक्चर में जाके देख लीजिएगा कैसे करके सारे कंट्री याद रखा जा सकता है और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने लाइव डेमो भी दिया था उसमें कि हाँ ये पॉसिबल है। ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज याद रखे जा सकते हैं, एकदम ऑर्डर में याद रखे जा सकते हैं, सीक्वेंस में याद रखे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एशिया का जो ओवरव्यू है फिजिकल मैप का। फिजिकल मैप में आपको पता है स्ट्रेट पढ़ना है, इस्थमस पढ़ना है, बे पढ़ना है, गल्फ पढ़ना है, बहुत सारे हैं।
है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज़ में रहते हैं, जो लगभग सवाल पूछे जाते हैं, हम उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इंडिया है। इंडिया में जो जो फिजिकल फीचर है ये एक अलग से टॉपिक में डिस्कस करूंगा। तो आज मैं कोई भी हिमालयाज और डेक्कन प्लेट्यू इन सब के बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूँ। इंडिया अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, इस पर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो इंडिया को आज हम अवॉइड करेंगे। इंडिया के अलावा जितने भी चीज़ें हैं हम याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल याद रखने का तरीका वही है कि जैसे आपने सी देख लिया, देख करके सारे सी याद रखने लग गए, है ना, या फिर आपने स्ट्रेट देखा तो जहाँ जहाँ पे स्ट्रेट दिख रहा है, जहाँ जहाँ पे गल्फ दिख रहा है, सब याद रखने लग गए। ये तरीका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है और बहुत याद रखने के लिए मुश्किल हो सकता है, तो हमारा अप्रोच अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे मान लेते हैं ये इंडोनेशिया वाला एरिया, तो इंडोनेशिया वाले एरिया में कितने गल्फ हैं, कितने बे हैं, सारे याद कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अरेबियन पेनिनसुला वाला एरिया हो गया, तो अरेबियन पेनिनसुला के अगल बगल कितने गल्फ हैं, कितने ये हैं। ये ज़्यादा अच्छा अप्रोच है कि एक रीजन को हम होलिस्टिकली देखें और आराम से, अगर बारीकी में भी सवाल पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने स्ट्रेट या फिर गल्फ वगैरह पढ़ने बैठे, है ना, तो आप ऊपर से एक साथ अगर पढ़ने बैठ गए, अच्छा आपने देख लिया कि यहाँ पे रेड सी है, ठीक है, इधर गल्फ ऑफ सुएज है, इधर पर्शियन गल्फ है, इधर गल्फ ऑफ ओमान है, ऐसे करके पढ़ने लग गए, है ना। तो ऐसे में हो सकता है जो फाइनल डिटेल्स हैं वो मिस कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पर्शियन गल्फ है, अब मेरा अप्रोच देखिए, जो मेरा अप्रोच है अगर उसको फॉलो करके पढ़ते हैं, तो अगर खाली हम इसी एरिया पे जूम करके देख रहे हैं एक बार को, इसी को बस हम बारीकी से पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको ज़्यादा डिटेल में याद रखते हैं। जैसे हो सकता है कि आप मान लीजिए ये पर्शियन गल्फ है, तो पर्शियन गल्फ आप एकदम बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा ये ऊपर इराक वाला कंट्री है, इराक भी थोड़ा सा टच होता है। ये हो सकता है कि एक साथ आप सारे स्टेट पढ़ने बैठते तो ये फाइनल डिटेल्स मिस कर जाते, पर ऐसे पढ़ेंगे तो जैसे पर्शियन गल्फ में हो सकता है आपको पता चल जाए कि अच्छा इराक भी है जो छोटा सा बाउंड्री शेयर करता है, ये उसमें पता नहीं चलता। ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि कौन कौन से कंट्री हैं जो पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है और इसी अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ऊपर से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इधर देख लेते हैं। मैंने आपको पॉलिटिकल मैप में दिखाया था कि ये चाइना है, ठीक है। अच्छा एक बार को एशिया का देख लेते हैं, ये पूरा एशिया है, ठीक है। वर्ल्ड मैप पे देखेंगे ना, ये वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एशिया में कुछ एक रीजन को मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, है ना, फार ईस्ट, इन नामों से बुलाया जाता है। ये क्या रीज़न है देखिए, एक्चुअली में अगर वर्ल्ड मैप को हम देखते हैं तो इस तरीके से अगर हम बीच में से डिवाइड करते हैं वर्ल्ड मैप को, तो आपको दिखेगा ये पूरा जो एशिया है वो ईस्ट में आ रहा है। मैंने पहले बताया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो ईस्ट में जितना दूर जाते जाएंगे उतना फार ईस्ट कहते हैं, यानी कि चाइना हो गया, फिलीपींस हो गया, जापान, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये फार ईस्ट कंट्रीज बोल के भी इनको बुलाया जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे जैसे सऊदी अरेबिया, यानी कि अरेबियन पेनिनसुला, ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, यहाँ पे इनको मिडिल ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी एकदम ईस्ट के एंड में नहीं है, मतलब ईस्ट के तरफ हम बढ़ रहे हैं और लगभग बीचों बीच में आ रहे हैं, इसलिए इसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। पर एशिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो ये एशिया का वेस्टर्न पार्ट है, इसलिए इसको वेस्ट एशिया भी कहा जाता है। तो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया एक ही चीज़ है मिला जुला के, इन सब में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार को देख लेते हैं कि एशिया बाकी किधर किधर है, यहाँ कहाँ तक है। ये मैंने बता दिया था कि इधर अरेबियन पेनिनसुला तक है, अरेबियन पेनिनसुला के बाद इधर अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली रेड सी हो गया, रेड सी यहाँ पे इसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, जो कि एक टाइम पे इजिप्ट का हुआ करता था, इजराइल ने इसको कब्जा लिया था, फिर बाद में वापस इजिप्ट को दे दिया था आपस में, ताकि उनके रिश्ते सुधर जाए। 1967 में जो 7 डे वॉर हुआ था उसके टाइम की बात है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर गल्फ ऑफ सुएज है और इधर से मेडिटेरेनियन सी में कनेक्ट हो जाता है सुएज कैनाल के थ्रू, तो ये रेड सी हो गया। इधर स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब है ना, ये है, गल्फ ऑफ एडन है, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। यहाँ से लेके अफ्रीका से अलग हो जाता है, ठीक है। इधर आएंगे तो ऑब्वियसली फिर इंटरनेशनल डेट लाइन जो पढ़ेंगे 180 डिग्री, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका वापस से घूम के शुरू होता है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन में वहाँ पे एक पतला सा बेरिंग सी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया हो गया, देखिए यहाँ पे ये जो है इधर खत्म हो रहा है और यहाँ से नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो रहा है, तो ये बेरिंग सी है और यहाँ पे एक बेरिंग स्ट्रेट है। स्ट्रेट बताया था मैंने पहले वाले लेक्चर में, एक ऐसा वाटर बॉडी जो दो लैंडमास को सेपरेट करता है ना, तो यह दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो अटलांटिक ओशन को, सॉरी नॉर्थ पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशन से कनेक्ट करता है बेरिंग स्ट्रेट, है ना। तो बेरिंग स्ट्रेट और अलग करता है ये नॉर्थ अमेरिका का जो अलास्का वाला पार्ट है उससे रशिया को। तो बेरिंग स्ट्रेट हो गया, इसका ईस्टर्न बाउंड्री बेसिकली नॉर्थ अमेरिका से अलग हो रहा है। ऊपर की तरफ तो पूरी आर्कटिक ओशन से अलग हो जा रहा है, ठीक है। और नीचे की तरफ आएंगे तो इंडियन ओशन वगैरह आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंडियन ओशन हो गया, ये इंडोनेशिया के नीचे वाला पार्ट है, ये सेपरेट हो जाता है साउथ में। तो बेसिकली वेस्ट में इन वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ईस्ट में नॉर्थ पैसिफिक ओशन वगैरह हो गया, बेरिंग सी हो गया, बेरिंग स्ट्रेट हो गया, ऊपर में चलेंगे तो आर्कटिक ओशन हो गया और नीचे चलेंगे तो इंडियन ओशन हो गया। और ये यहाँ पे इंडोनेशिया वाला जो आर्कीपेलागो है ना, इंडोनेशिया का जो आर्कीपेलागो मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है, ये पता ही होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइलैंड्स इसी कंट्री के पास है, ये भी एक बार सवाल पूछ लिया गया था, ठीक है। आते हैं तो सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पे मैप में दिख गया होगा, पॉलिटिकल मैप में ये चाइना है। मैंने बताया था पिछले वाले क्लास में भी कि चाइना से कितना आसानी से याद रख सकते हैं। ये हो गया चाइना का ईस्ट, ये हो गया चाइना का
ये वाला जो हो गया चाइना का ईस्ट हो गया, ये वाला हो गया चाइना का साउथ हो गया, और ये वाला साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, याद रखना है, तो उसे बहुत आसानी से याद हो जाएगा यहाँ पे जितने भी सी वाले एरियाज हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैप में देखिए, अच्छा सबसे अच्छा तरीका होगा कि एक पॉलिटिकल मैप भी हो और एक फिजिकल मैप भी हो। खाली रटने से काम नहीं चलेगा, एक एक रीजन को देखना है, तभी आपको याद रहेगा कि कौन सा कंट्री किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा वाटर बॉडी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैसे करके देखेंगे। तो एक पॉलिटिकल मैप भी बगल में खुला हुआ होना चाहिए, एटलस में सबसे अच्छा होता है, एक तरफ पॉलिटिकल मैप होगा, बगल में फिजिकल मैप होगा, तो दोनों ऑब्जर्व करते रहेंगे साथ साथ, तो ज़्यादा अच्छा तरीका है ये पढ़ने का। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर रशिया दिख रहा होगा आपको, ये रशिया है और यहाँ पे चाइना है। ठीक है, अब मैं एक ही में दो अलग अलग मैप नहीं लगा सकता था, फिर बहुत छोटा हो जाता, दिखता नहीं आपको, है ना। ऑलरेडी मैं ऑक्सफोर्ड के एटलस से ये लाया हुआ हूँ, तो एक तरीके से स्क्रीनशॉट है, तो उतना अच्छा क्लैरिटी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं दो मैप का इस्तेमाल नहीं किया हूँ। पर आप यहाँ पे देखिए, है ना, ये हो गया चाइना, ये हो गया रशिया। अब यहाँ से देखेंगे तो रशिया के इधर सी ऑफ ओखोत्स्क है और राइट में इधर बेरिंग सी है और यहीं पे बेरिंग स्ट्रेट है। ठीक है, जो कि बेसिकली पास होता है वहाँ से, बेरिंग स्ट्रेट बेरिंग सी से पास होता है। ठीक है, तो सी ऑफ ओखोत्स्क हो गया राइट में। अगर पूछा जाए तो यहाँ पे गल्फ ऑफ टर्टरे है। ठीक है, गल्फ ऑफ टर्टरे, ये भी रशिया ही है, ये भी रशिया, ये भी रशिया। ठीक है, गल्फ ऑफ टर्टरे है। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे तो इसको सी ऑफ जापान कहते हैं, क्योंकि ये जापान है, याद रखना है। आज हो सकता है कि आज मैं माउंटेन्स और रिवर्स पे ना जाऊं, है ना, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज सिर्फ हम वाटर बॉडीज पे चर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आते हैं, माउंटेन्स वगैरह पे सवाल करने थोड़े से कम कर दिए हैं, है ना। तो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे गल्फ, सारे स्ट्रेट, सारे इस्थमस, क्योंकि ये सारे ट्रेड रूट्स का पार्ट होते हैं, और दुनिया में आजकल ट्रेड रूट्स को लेकर कितना लफड़ा है, हर एक कंट्री में लड़ाई है ना। तो ये ज़्यादा चर्चा का विषय है, इसलिए ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो सारे आज हम हो सकता है कि वाटर बॉडीज कवर करें, अगले लेक्चर में हो सकता है माउंटेन और ये सब कवर करेंगे, तो इस पर देख लेते हैं। तो ये गल्फ ऑफ टर्टरे है, याद रखिएगा। गल्फ वगैरह क्या होता है, बे क्या होता है ना, बैक वाटर क्या होता है, क्रीक क्या होता है, उसके लिए पहला लेक्चर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया है उसी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सी ऑफ ओखोत्स्क हो गया रशिया के इधर, यहाँ पे गल्फ ऑफ टर्टरे हो गया जो कि रशिया में ही है। इधर चलेंगे तो ये जापान है, जापान के मेनली 4 आइलैंड से बताया था। सबसे ऊपर वाला जिसको होकाइडो कहते हैं, बीच वाले को होन्सू कहते हैं, और इधर लास्ट में है क्यूसू कहते हैं, और सबसे छोटा है जिसको शिकोकू कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, लोकेशन याद रख लीजिएगा कहाँ पे है। तो ये सी ऑफ ओखोत्स्क हो गया, गल्फ ऑफ टर्टरे हो गया। तो अभी हम खाली इस रीजन पे फोकस करें, देखिएगा कितना बारीकी से पढ़ सकते हैं। अगर आप सारे स्ट्रेट एक बार में याद करने जाते हैं तो इसमें से कुछ छूट जाता, सारे गल्फ एक बार में याद करने जाते हो सकता है कुछ छूट जाता, पर हमें एक रीजन पे फोकस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। देखिएगा, गल्फ ऑफ टर्टरे हो गया, सी ऑफ ओखोत्स्क हो गया। इधर जापान है, जापान के इधर इसको हम सी ऑफ जापान कहेंगे, ऑब्वियसली जहाँ जापान होगा वहीं पे सी ऑफ जापान होगा। या चाइना के ईस्ट में है, इसलिए इसको हम ईस्ट सी भी कहते हैं, कई बार यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इधर चलेंगे तो ईस्ट चाइना सी है, ये चाइना का ईस्ट है, इसलिए ईस्ट चाइना सी है। ठीक है, ये सिर्फ ईस्ट सी के नाम से बुलाया जाता है, मेनली इसको सी ऑफ जापान के नाम से बोलते हैं, तो याद रखिएगा जापान यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया ईस्ट चाइना सी, और चाइना के साउथ में साउथ चाइना सी, इसको लेके बहुत डिबेट रहता है ना। ये साउथ चाइना सी, इन्होंने यहाँ पे 9 ऐसे वर्चुअल 9 डैश लाइन्स बोलते हैं। चाइना क्लेम करता है कि ये जो 9 डैश लाइन्स हैं हमारे बहुत पुराने समय से है, तो ये वाला एरिया पूरा हमारा है। अब इसको लेके अलग अलग हिसाब किताब है, हर एक कंट्री में विवाद रहता है। अब हम नहीं जा रहे हैं कि किसको EEZ कहते हैं, है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, बहुत सारा, वो हम कभी और लेक्चर में डिसाइड करेंगे, मतलब कोई और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बेसिकली ये साउथ चाइना सी हो गया चाइना के साउथ में, ईस्ट चाइना सी हो गया चाइना के ईस्ट में, और इधर हो गया सी ऑफ जापान जापान के पास। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। इधर जापान के बाद इधर बेसिकली पैसिफिक ओशन स्टार्ट हो जाता है, तो सी ऑफ जापान जापान के वेस्ट में, याद रखिएगा। अब ये वाला पार्ट है, इसको कोरियन पेनिनसुला कहते हैं, पेनिनसुला पता होगा, है ना। ट्रायंगुलर नहीं होता, ऐसे लैंड मास होता है जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ हो, और यहाँ पे बीच में ही कोरियन पेनिनसुला में नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है। कोरिया के नीचे है कोरिया स्ट्रेट, है ना, ये स्ट्रेट ऑफ कोरिया कहते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं करना, मैंने पहले बताया कि एक बार सवाल पूछा गया था कोरिया स्ट्रेट कहाँ है, और बहुत सारे लोग नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में मार्क करके आ गए थे, क्योंकि एक ऑप्शन वो भी था। ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई स्ट्रेट है ही नहीं, वाटर बॉडी है ही नहीं, दोनों लैंड मास ही कनेक्टेड ही है साथ में ना, तो स्ट्रेट हो ही नहीं सकता। तो स्ट्रेट कहाँ है, साउथ कोरिया के साउथ में। अब अगर पूछा जाए कि कोरिया स्ट्रेट किसको किसको अलग कर रहा है, तो कोरिया स्ट्रेट अलग करता है साउथ कोरिया को जापान से, है ना, जापान से दोनों अलग कर रहा है। हालांकि यहाँ बीच में पतले पतले छोटे छोटे आइलैंड है। ठीक है, तो कह सकते हैं ऐसे कि साउथ कोरिया के साउथ में कोरियन स्ट्रेट है, और जो क्यूसू है, जो लास्ट वाला जापान का आइलैंड है, उसके ऊपर है जिसको हम कहते हैं सुशीमा स्ट्रेट। ठीक है, सुशीमा स्ट्रेट नाम सुन के याद रह जाएगा, बहुत आसान है। ऐसे एक और स्ट्रेट है जो जापान का होकाइडो से जापान का होन्सू वाला आइलैंड को अलग करता है, उसको सुगारू स्ट्रेट कहते हैं, सुगारू TSUGARU। ठीक है, सुगारू स्ट्रेट कहते हैं। तो सुशीमा सुगारू जापान के साथ लेना देना है, कोरिया स्ट्रेट कोरिया के साउथ में होगा, साउथ कोरिया के साउथ में होगा, और ये सी वगैरह तो सबने चर्चा कर लिया। ठीक है, अब आते हैं ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट यहाँ पे दिख रहा है, ताइवान को चाइना से अलग करता है, इसको हम ताइवान स्ट्रेट कहते हैं। और ताइवान के नीचे यहाँ पे लुजोन है, स्ट्रेट ऑफ लुजोन, ये फिलीपींस वाला पार्ट है। ठीक है, फोकस करेंगे तो देखेंगे ना, ये फिलीपींस वाला पार्ट है। ठीक है, ये फिलीपींस वाला पार्ट है, तो यहाँ पे लुजोन स्ट्रेट है ये वाला जो है। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ लुजोन, है ना, ये अलग करता है किसको, ताइवान को फिलीपींस से अलग करता है।
ठीक है, ये याद रखना है आपको अच्छे से। अगर ऐसे पूछा जाए दो बड़े वाटर बॉडीज जिसको ज्वाइन कर रहा है कौन से हैं, तो साउथ चाइना सी को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट कर रहा है स्ट्रेट ऑफ लुजॉन। तो देखिए कितने सारे स्ट्रेट दिख के अगर आप एक रीजन को फॉलो करके पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो ताइवान स्ट्रेट हो गया, ताइवान स्ट्रेट ताइवान और चाइना को अलग करता है, और स्ट्रेट ऑफ लुजॉन किसको अलग कर रहा है, बेसिकली फिलीपींस को और ताइवान को। ठीक है, तो ये हो गए सारे उस एरिया में जितने भी काम के हमारे, ये वाले एरिया में जितने भी काम के हमारे स्ट्रेट या गल्फ जो भी मिलना है, बे वगैरह सब मिल गया। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे रीजन पे। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड रीजन है पूरे एशिया में जो न्यूज़ में चलता है वो है ये अरेबियन पेनिनसुला वाला रीजन, क्योंकि यहीं पे इजराइल है, यहीं पे सीरिया है। आपको पता होगा इजराइल, सीरिया, ये लेबनान है ना, जॉर्डन, ईरान, इराक, ये आपस में हमेशा युद्ध में बंधे रहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा चर्चा का विषय रहता है, करंट अफेयर्स का बहुत हॉट टॉपिक रहता है, सवाल आती हैं। तो ये वाला जो पूरा एरिया है हम इसको फोकस करेंगे। यहाँ पे हालांकि उतना क्लैरिटी नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए हम अलग से इस रीजन को जूम करते हुए एक लेक्चर, ये एक पार्ट हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला फिर से वही एक ऐसा वाटर बॉडी जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो देखिए ये अरेबियन पेनिनसुला है। कई बार लोगों को लगता है कि पेनिनसुला ट्राइंगुलर ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी लैंडमास जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ हो, कोई भी ऐसा लैंडमास जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो इधर ये रेड सी से घिरा हुआ है, इधर नीचे आपको दिख रहा होगा पूरा अरेबियन सी है, और इस तरफ पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, एनीवे तब हम आते हैं इस पर जितने भी स्ट्रेट और गल्फ हैं एक एक करके। सबसे पहले ये एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला रेड सी है। रेड सी के ऊपर देखेंगे इसी को सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, है ना, जो मैंने बताया इजराइल ने कब्जा लिया था, फिर इजिप्ट को दे दिया था वापस एक टाइम पे। अब इसी में रेड सी के ऊपर चलेंगे तो सिनाई पेनिनसुला है ना, ट्रायंगुलर से लैंडमास जो इधर भी इधर भी इधर भी तीन तरफ पानी से घिरा हुआ, इसलिए पेनिनसुला कहेंगे। तो यहाँ पे इसको कहते हैं गल्फ ऑफ स्वेज, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम जानते ही होंगे, सुन रखा होगा आपने, कई बार अखबार वगैरह में भी पढ़ा होगा, है ना। उधर है इस तरफ, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा याद रखना है, AQABA, गल्फ ऑफ अकाबा, और ये है गल्फ ऑफ स्वेज। अब गल्फ ऑफ स्वेज से मेडिटेरेनियन सी कनेक्ट करता हुआ एक पतला सा कैनाल है जिसको स्वेज कैनाल कहते हैं। तो जहाँ पे ऐसा कोई, अच्छा इसी को इस्थमस ऑफ स्वेज भी कहते हैं। इस्थमस बताया था एक ऐसा लैंडमास जो दो बड़े लैंडमास को ज्वाइन करता है। तो एक बड़ा लैंडमास को ज्वाइन करने वाला पतला सा, देखिए हल्का सा है, पतला सा है, ज़्यादा नहीं, तो इधर से इसको और इसको ज्वाइन कर रहा है। ये पतला सा जो लैंडमास है, ये हल्का सा है ना, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस ऑफ स्वेज। और जहाँ पे स्वेज होगा, लैंडमास होगा, तो बीच में से कैनाल तो बनाना नहीं पड़ेगा ताकि दो वाटर बॉडीज में कनेक्ट हो सके, समुद्री जहाज वगैरह जा सके, इसी को हम स्वेज कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्ट करता है इस्थमस ऑफ स्वेज अफ्रीका को बेसिकली सिनाई पेनिनसुला से। एनीवे हम आ रहे हैं वापस इस जगह पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बारीकी से पढ़ना है। तो मैंने बता दिया एक तरफ है गल्फ ऑफ अकाबा, एक तरफ है गल्फ ऑफ स्वेज, और स्वेज से ऊपर स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल कनेक्ट करता है किसको, गल्फ ऑफ स्वेज को मेडिटेरेनियन सी से। या दो बड़े वाटर बॉडीज पूछे जाए तो ऑप्शन में अगर रेड सी रहेगा तो भी चलेगा, मतलब रेड सी को कनेक्ट कर रहा है मेडिटेरेनियन सी से। ऐसा भी अगर ऑप्शन में गल्फ ऑफ स्वेज नहीं है, मतलब पूछ दिया गया कि ये स्वेज कैनाल किसको कनेक्ट करता है और ऑप्शन में गल्फ ऑफ स्वेज नहीं है, तो आप रेड सी और मेडिटेरेनियन सी लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब है ना, ये नाम याद रखना है, बाब अल मंडेब। ये जो है ये भी अपने आप में एक स्ट्रेट है जो दिख रहा होगा, बेसिकली अफ्रीका का, इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये इथोपिया वगैरह जो कंट्री आते हैं, इथोपिया, जिबूटी, है ना, बाद में पढ़ेंगे जब अफ्रीका को पढ़ेंगे तब। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका को अलग कर रहा है अरेबियन पेनिनसुला से, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब। समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है? अब देखिए इसी मैप को थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। ये स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब है, अफ्रीका को अलग कर रहा है। और ये जो है इसको गल्फ ऑफ एडन कहते हैं, याद रखना है। तो पूछा जाएगा स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब किसको सेपरेट करता है, तो बता देंगे अरेबियन पेनिनसुला को और अफ्रीका को। और ये इसको ज्वाइन कर रहा है तो गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो द गल्फ लिखा हुआ है, इसको पर्शियन गल्फ कहते हैं, क्योंकि ये ईरान वाला जो रीजन है इसी को पहले पर्शिया, है ना, पर्शिया उस नाम से बुलाते थे, फारस के नाम से बुलाते थे, इसलिए तो पर्शियन गल्फ को फारस की खाड़ी भी बुलाते हैं। ठीक है, ऐसा है, वहीं से पर्शियन लैंग्वेज है तो इसलिए वो फारसी भाषा कहते हैं, है ना, वो पर्शियन और फारसी काइंड ऑफ सेम ही है। ठीक है, तो वापस हम आते हैं इस जगह पे। तो ये इस तरफ क्लियर हो गया, यहाँ वाले सारे क्लियर हो गए, ये क्लियर हो गया, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रहा है रेड सी से। अब इधर आते हैं, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है ना, पर्शियन गल्फ में देखिएगा ध्यान से। ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे पर्शियन गल्फ कनेक्ट कर रहा है किसको, पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ, और इधर है गल्फ ऑफ ओमान, क्योंकि ये वाला जो कंट्री है उसको ओमान कहते हैं। ये मैप में देख सकते हैं, है ना, ये वाला मैप में यहाँ पे है ओमान, ध्यान से देखिएगा, ये ओमान है, इधर यमन है। ठीक है, तो ये जो है हल्का सा यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, आ रहे हैं अभी। एक गल्फ ऑफ ओमान इधर है और पर्शियन गल्फ इधर है, कंफ्यूजन नहीं होना, गल्फ ऑफ ओमान इधर है, गल्फ ऑफ एडन इधर है। ठीक है, ये वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे है, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब यहाँ पे है। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इधर, तो ये पर्शियन गल्फ हो गया, पर्शियन गल्फ के बाद ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया, दोनों को पतला सा वाटर बॉडी कनेक्ट कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
आपको एक्चुअली में मैप में देख के ये भी लगेगा, देखिए बारीकी का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बार बारीकियों से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक बार सवाल पूछ दिया गया था कि इसमें से कौन कौन से कंट्री हैं जो मेडिटेरेनियन सी से बाउंड्री शेयर करते हैं, है ना। इजराइल शेयर करता है कि नहीं, सीरिया शेयर करता है कि नहीं, जॉर्डन जिसमें नहीं करता है, ऑप्शन में जॉर्डन भी था। ऐसे यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज का। और जब तक आप ये एरिया को जूम करके नहीं देखेंगे, आप उसका आंसर कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स कहाँ से रटेंगे। तो बहुत जरूरी है आपका जो मैप पढ़ने का जो अप्रोच है उसमें चेंजेस आने चाहिए, और ऐसे चेंजेस आने चाहिए जो मैं अभी सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे लग सकता है कि देखिए ये ओमान है और ओमान के ऊपर यूएई है, तो यूएई को ईरान से सेपरेट कर रहा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर ऐसा नहीं है। अब जूम करके देखेंगे इस मैप को, एक एरिया पे एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये यूएई तो है, यूएई के ऊपर छोटा सा पार्ट है जो वापस से ओमान का है। तो एक्चुअली में ओमान को ही सेपरेट करता है, यूएई को सेपरेट नहीं करता, यूएई को ईरान से सेपरेट नहीं करता, ओमान को सेपरेट करता है ईरान से, क्योंकि ये पूरा यूएई है, पूरा यूएई है, पर हल्का सा छोटा सा पार्ट है ये वापस से ओमान का ही है, ठीक है। तो ये ओमान को सेपरेट कर रहा है किससे, ये ईरान वाले एरिया से, और कनेक्ट किसको कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से, ये याद रखना है। जैसे यहाँ पे हल्का से याद रखना है, अब ऐसा पूछ दे कि पर्शियन गल्फ में कौन कौन से कंट्री जो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इधर आपको याद रखना पड़ेगा ये यूएई तो हो ही गया, ओमान भी हो गया काइंड ऑफ, है ना। ऐसा बोल सकते हैं कि ओमान नहीं होगा कि सर ओमान तो नीचे था, तो कायदे से ओमान भी तो शेयर कर रहा है थोड़ा सा, ये वाला पार्ट तो हम कह सकते हैं ना ओमान से टच हो रहा है, तो ओमान भी है, और इसमें सऊदी अरेबिया भी है, इसमें यूएई भी है, यहाँ पे कतर है, उसके ऊपर बहरेन है, इधर कुवैत है ना, ये कुवैत हो गया, और ईरान तो है ही, और हल्का सा एरिया है जो कि इराक का है, ठीक है, याद रखना ये हल्का सा एरिया है जो इराक का है। तो इराक भी बाउंड्री शेयर करता है, ईरान भी करता है, सऊदी अरेबिया करता है, कतर तो करता ही है, बहरेन करता ही है, कुवैत करता ही है, यूएई करता ही है, ओमान भी करता है, ठीक है। ये हो गया इधर का सारा। अब हम आते हैं नीचे इंडोनेशिया वाला तरफ से। इधर देखिए ये पूरा का पूरा जो मैंने बताया था, ये इस्थमस ऑफ क्रा है। इस्थमस ऑफ क्रा बेसिकली अंडमान सी को और गल्फ ऑफ थाईलैंड से अलग करता है, या फिर मलायन पेनिनसुला जो मलेशिया है इसको एशियन मेन लैंड से कनेक्ट करता है। पतला सा लैंड मास है इस्थमस, ये पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था मैंने, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और बीच में ऐसे कैनाल बना दिया है, जहाँ पे इस्थमस होगा वहाँ पे कैनाल तो होगा ही, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट जो करना है, तो इसको क्रा कैनाल कहते हैं ना, कारा नहीं क्रा, कारा के नाम से भी है पर वो कारा सी है, ऊपर है आर्कटिक ओशन की तरफ, वो नहीं, क्रा KRA, कारा नहीं है KRA है, ठीक है। अब देखिए ये जो मलायन पेनिनसुला है ना, ये मलायन पेनिनसुला है, और इसके नीचे छोटा सा एक आइलैंड नेशन दिख रहा है, उसको सिंगापुर कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, और ये नीचे पूरा का पूरा इंडोनेशिया के कई सारे आइलैंड है, उसमें से 3 सबसे बड़े जो हैं इसको कहते हैं सुमत्रा, नीचे वाले को कहते हैं जावा, और इसको कहते हैं बोर्नियो। बोर्नियो सबसे बड़ा है, ठीक है। अभी जो सुमत्रा है और इसको मलायन पेनिनसुला को सेपरेट करता है पतला सा वाटर बॉडी, है ना, पतला सा स्ट्रेट, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बहुत फेमस है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत फेमस है ना, इसको लेके बहुत विवाद होता है, क्योंकि इधर से चाइना में जितने भी, साउथ चाइना सी में जितने भी, क्योंकि चाइना के 2 मेजर पोर्ट है ना, एक का नाम है हांगकांग हो गया, शंघाई हो गया, उधर वेस्ट एशिया से जितने भी सामान आते हैं, तो देखिए ये मैप पे देखिएगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा वेस्ट एशिया से जितने भी सामान आते हैं, ठीक है, या यूरोप वगैरह से भी चाइना जो सामान मंगवाता है, ठीक है, जो समुद्री रास्ते से आते थे, अभी तो हालांकि पाकिस्तान से CPEC एंड ऑल, उस पर हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। पहले का जो रूट था वो ऐसा था कि मेडिटेरेनियन सी से यूरोप से कोई भी सामान मेडिटेरेनियन सी में आ गया, इधर से फिर हो सकता है रेड सी होते हुए इधर से आ सकते हैं, या अरबियन पेनिनसुला से या वेस्ट एशिया से कुछ सामान मंगाना हो तो पर्शियन गल्फ के माध्यम से इधर से, और ये नीचे अरेबियन सी वगैरह इंडियन ओशन होते हुए फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके साउथ चाइना सी में जाएगा, और इधर जाके फिर अपने ये इंपॉर्टेंट जो पोर्ट सिटीज़ हैं जो कि चाइना के इस तरफ ही आते हैं, है ना, हांगकांग हो गया और शंघाई हो गया, ठीक है, ये सब मकाऊ हो गया, ये सारे जगह पे, ठीक है। तो ये बहुत विवाद का विषय रहा है हमेशा से, तो याद रखना है स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पे है, ये किसको अलग करता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का अलग करता है मलायन पेनिनसुला को, या सिंगापुर भी कह सकते हैं, सिंगापुर को किससे, इंडोनेशिया के सुमत्रा वाले आइलैंड से, ठीक है। अब आगे चलेंगे, इधर एक और है, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मक्कसार, है ना, मक्कसर, ठीक है, मक्कसर कहते हैं या मक्कसार कहते हैं, जो भी है। तो ये स्ट्रेट याद रखना है, ये भी इंडोनेशिया के ही 2 आइलैंड के बीच में, बोर्नियो है और इधर बाकी अलग है, तो ये इधर है, पहचानना है, ठीक है। इसको जावा सी कहाँ पे, जावा के ऊपर जावा सी रहेगा, ठीक है। अब इधर आते हैं तो ये देख सकते हैं फिलीपींस का कैपिटल है मनीला, है ना, तो इसको कहते हैं बे ऑफ मनीला, मैंने बे और गल्फ के बारे में चर्चा किया हुआ है, बे ऑफ मनीला। लुजोन स्ट्रेट के बारे में चर्चा कर दिया था मैंने कि ताइवान को फिलीपींस से सेपरेट करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इधर फिलीपींस के ही इधर चलेंगे थोड़ा सा दूर पैसिफिक ओशन में, तो उधर ही मरियाना ट्रेंच मिलेगा। ट्रेंच मतलब पता ही आपको, एक तरीके से समुद्र के अंदर जो खाई होता है उसको ट्रेंच कहते हैं। वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज वगैरह पढ़ेंगे कभी तो हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक गल्फ ऑफ लिंगायन है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेनली जिनका जिनका नाम पे मैंने चर्चा किया याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे स्प्रेटलीज आइलैंड है, स्प्रेटली लिखा हुआ है यहाँ पे, स्प्रेटलीज कहता है। अच्छा, जो भी स्प्रेटली आइलैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर भी विवाद रहा है, क्योंकि चाइना इस पे मतलब बाकी दुनिया के
जो कंट्रीज़ हैं उनके ओपिनियन के हिसाब से चाइना यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा था, है ना। अब फिलीपींस है, और इसको लेके जो नीचे यहाँ पे एक हालांकि ब्रूनेई बोल के कंट्री है, ये मलेशिया का पार्ट है, इंडोनेशिया, इन सब में स्प्रेटलीज आइलैंड को लेके हमेशा से एक विवाद बना रहा है, ठीक है। तो ये इसका लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक स्प्रेटली है, और चाइना ने कुछ समय पहले पैरासेल पे, स्प्रेटली और पैरासेल ये दोनों आइलैंड पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया था। तो पैरासेल पे फिलीपींस भी अपना क्लेम जमाता है ना, इस पे तो सारे जमाते हैं, इस तरीके से है। अब इसको लेके ये मैटर इंटरनेशनल जो आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया था, वहाँ पे चाइना को ऑर्डर भी दिया गया था तुम खाली करो, पर उसने माना नहीं। पर बाकी फिर एज इट इज़ चल ही रहा है मामला, ठीक है। इधर खाली नाम याद रख लीजिएगा, पूछा जाए तो मलक्का सी कहाँ है, ये मलक्का है, मलक्का, और ये मलुक्का है, ठीक है, MOLUCCA, ये MAL है, MALA है ना, मलक्का, और वो है मलुक्का, ठीक है, याद रखना है बस। इसके अलावा बाकी जितने भी मेन स्ट्रेट थे, ये सब छोटे मोटे हैं, ये हैनान, वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये कोई दो कंट्री को सेपरेट नहीं कर रही है, चाइना के ही आपस में बीच में आइलैंड है चाइना का, उसको सेपरेट कर रहे हैं, तो सब उतना ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है, ठीक है। हालांकि ये देख सकते हैं इधर वियतनाम है, वियतनाम के नीचे ये इधर चाइना है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ टोंकिंग है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये गल्फ जो है ये बेसिकली दो ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होंगे जो दो कंट्री को सेपरेट कर रहे होंगे, या जिसमें विवाद होने के चांसेस हैं, या दो बड़े कोई कंट्री के दो फेमस आइलैंड्स कुछ सेपरेट कर रहे होंगे। छोटे मोटी चीज़ों का जो होगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे गल्फ ऑफ लिंगायन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी जिन पे चर्चा किया वो इंपॉर्टेंट है। तो एक बार को वापस से मैप देखते हैं, है ना। इधर से शुरू करेंगे तो हमने सारे स्ट्रेट और सारे गल्फ जितने भी सी वगैरह थे सब हमने चर्चा कर लिए। ये वाला एरिया का भी एक तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट था हमने चर्चा कर लिया। ये वाला एरिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट वगैरह थे चर्चा कर लिए। और ऊपर तो कोई स्ट्रेट वगैरह है नहीं, क्योंकि ऊपर हम एशिया वगैरह से, ये यूरोप से यूरल माउंटेन्स और वो ब्लैक सी, कॉकेशियन माउंटेन्स, उनसे सेपरेटेड है, तो उस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इधर बेरिंग स्ट्रेट तक लास्ट हमने चर्चा कर लिया, ठीक है। तो ये लेक्चर में सिर्फ स्ट्रेट और इस्थमस और ये जो गल्फ बे दिखे, हम इन पे ही मतलब बेसिकली वाटर बॉडीज़ पे चर्चा किए। इसी का पार्ट 2 में मैं बेसिकली माउंटेन्स और प्लेट्यूज जो भी होंगे एशिया से जो इंपॉर्टेंट है सब पे चर्चा करूंगा, तो देखते रहिएगा। आई होप जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा कि मैप पढ़ने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे ही नए तरीके, अगर नए तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न में बहुत बदलाव आया है, सवाल पूछने के तरीके में बदलाव आया है, तो उन मॉडर्न पैटर्न्स को फॉलो करके आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। तो ये सारा सीरीज़ फॉलो करते रहिए। ये मेरा गारंटी है कि ये पूरा सीरीज़ जब तक एंड होगा आप तब तक ज्योग्राफी में, मैप में, खास करके वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक्सपर्ट हो चुके होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।